अम, अगर हम सोचें कि कोई इंसान इतना प्रतिभाशाली हो कि मतलब उसके दौर के सबसे महान दिमाग भी ये माने कि वो उनसे ज्यादा ज्ञानी है। हाँ, वो लोग जिनका नाम आज भी इतिहास में गूंजता है। बिल्कुल, वो खुद ये स्वीकार करें कि आप उनसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी इतिहास आपको पूरी तरह से भुला दे। आपकी कोई पहचान, कोई संस्था, कोई विरासत बाकी ना रहे। ये किसी भी विद्वान के लिए सबसे बड़ा डर होता है। सही कहा। आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम ठीक ऐसे ही एक ऐतिहासिक क्या होता अगर वाले सवाल पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं, जिनमें एक गहरा अकादमिक शोध पत्र और 100 आलोचनात्मक या कहें वर्जित प्रश्नों का एक पूरा संग्रह शामिल है। और ये स्रोत कोई सतही जानकारी नहीं देते। ये हमें 8वीं सदी के एक महान मिस्रवासी इस्लामी विद्वान अल-लैथ इब्न साद के जीवन के बहुत करीब ले जाते हैं। जी, और ये स्रोत उनके जीवन को सुन्नी, शिया, तर्कवादी, नारीवादी और धर्मनिरपेक्ष नजरिए से पूरी तरह माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं। देखिए, इस गहरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही यही है, उस पहेली को सुलझाना कि आखिर वो व्यक्ति जिसे स्वयं इमाम शाफई ने प्रसिद्ध इमाम मालिक से भी अधिक ज्ञानी बताया था, वो समय के धुन में कैसे खो गया। उनका अपना मजहब यानी उनकी अपनी कानूनी विचारधारा कभी क्यों नहीं पनप सकी। बिल्कुल। और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आज के आधुनिक मानकों से उनके काम को परखा जाता है तो वो ऐतिहासिक तथ्य कैसे टिक पाते हैं। खैर, इस पर आगे बात करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात साफ कर देना जरूरी है। हमारे इन स्रोतों में कई ऐसे मुद्दे शामिल हैं जो राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक रूप से बेहद संवेदनशील हैं। हाँ, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। तो इस चर्चा में हमारा रुख पूरी तरह से निष्पक्ष और तटस्थ रहेगा। हम यहाँ किसी भी विचारधारा या धार्मिक मान्यता का समर्थन करने नहीं बैठे हैं। हमारा काम सिर्फ एक शीशे की तरह काम करना है, जो ऐतिहासिक स्रोतों में दर्ज जानकारी और तर्कों को वस्तुनिष्ठ रूप से सामने रखेगा। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये तटस्थता इस विषय के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अल-लैथ का जीवन अपने आप में उस समय की कई रूढ़ियों को तोड़ता है। तो अगर हम थोड़ा पीछे चलें, 713 ईस्वी के मिस्र में। हाँ, 713 ईस्वी अल-लैथ का जन्म कलकशांदा नामक जगह पर हुआ था। और जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है वो ये है कि उनका मूल फारसी था, वे अरब नहीं थे। मतलब उस समय के समाज में वे कुरैश कबीले के मौला थे। जी। ये मौला शब्द अक्सर ऐतिहासिक दस्तावेजों में आता है। इसका असल मतलब क्या था उस समय के समाज में? आसान शब्दों में कहूँ तो शुरुआती इस्लामी साम्राज्य में जब गैर अरब लोग जैसे फारसी या रोमन समाज का हिस्सा बनते थे तो वे किसी ताकतवर अरब कबीले के साथ जुड़ जाते थे। एक तरह का संरक्षण कह सकते हैं इसे। बिल्कुल, इसे ही मौला कहा जाता था। अक्सर ये माना जाता है कि उस समय के इस्लामी समाज में केवल ठेठ अरब मूल के लोगों का ही एकाधिकार था। हाँ, ऐसा ही सुनने में आता है ज्यादातर। लेकिन एक फारसी मूल के व्यक्ति का उस समय के मिस्र का सबसे बड़ा और सम्मानित विद्वान बन जाना, ये इस बात का एक बहुत मजबूत प्रमाण है कि शुरुआती इस्लामी विद्वता में नस्ल से कहीं ज्यादा योग्यता को महत्व दिया जाता था। यानी ये पूरी तरह से एक मेरिटोक्रेसी थी। हाँ, एक हद तक। लेकिन स्रोतों में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गए वो सिर्फ उनका ज्ञान नहीं था, उनका आर्थिक रुतबा। मतलब ये पढ़कर तो किसी का भी दिमाग हिल जाए। आप उनकी आय की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। शोध पत्र के अनुसार उनकी सालाना आय लगभग 20,000 दिनार थी। 8वीं सदी में 20,000 सोने के सिक्के। वो भी सालाना? उस समय के हिसाब से इसका क्या मतलब था? इसे ऐसे समझिए कि उस दौर में एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार साल भर में मुश्किल से कुछ दर्जन दिनार में बहुत आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकता था। कुछ दर्जन? और यहाँ 20,000। जी, 20,000 दिनार सालाना आय का मतलब है कि वे अपने समय के अरबपति थे। उनके पास जमीनें थीं, व्यापार था, वे मिस्र के सबसे धनी लोगों में से एक थे। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 20,000 दिनार सालाना की आय इस्लामी कानून के हिसाब से तो इतनी विशाल संपत्ति पर ज़कात यानी जो धार्मिक टैक्स होता है वो भी बहुत भारी मात्रा में लगता होगा। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। मुझे लगा कि उनका टैक्स बिल ही उस समय के कई शहरों के बजट के बराबर होगा। और यहीं पर कहानी सबसे बड़ा मोड़ लेती है। स्रोतों से पता चलता है कि अल-लैथ ने अपने पूरे जीवन में कभी ज़कात नहीं दिया, एक बार भी नहीं। रुकिए, क्या वे टैक्स चोरी कर रहे थे? नहीं। एक धार्मिक विद्वान और टैक्स इवेजन, ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल नहीं, मैं समझाती हूँ। इसका कारण उनकी अपार उदारता थी। देखिए, इस्लामी कानून में ज़कात तब लागू होता है
जब कोई संपत्ति पूरे 1 साल तक आपके पास जमा रहे। ओहो, तो मतलब एक वित्तीय वर्ष पूरा होना चाहिए। एकदम सही। अल्लैथ का उसूल ये था कि साल खत्म होने से पहले ही वे अपनी सारी की सारे अतिरिक्त संपत्ति छात्रों, साथी विद्वानों और गरीबों में दान कर देते थे। सारी की सारी? जी हाँ, वे हर दिन सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनवाते थे, लेकिन खुद केवल रोटी और जैतून का तेल खाते थे। ये दान का वो स्तर है जो आज के अरबपतियों की समझ से भी परे है। ये तो सच में चौंकाने वाला है। मतलब वे पैसा कमाते थे और उसे समाज में वापस निवेश कर देते थे। बिल्कुल। लेकिन एक बात है, इतनी बड़ी दौलत होने का एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, और वो है आजादी। और स्रोतों में एक वाकया है जो इस आजादी को बहुत अच्छी तरह से दिखाता है। आप बगदाद वाले निमंत्रण की बात कर रहे हैं? हाँ, शक्तिशाली अब्बासिद खलीफा ने उन्हें बगदाद आने का निमंत्रण दिया था। बगदाद उस समय दुनिया का केंद्र था, सत्ता और पैसे का सबसे बड़ा गढ़। और अल-लैथ ने उस निमंत्रण को ठुकरा दिया। बस ऐसे ही सीधे मना कर दिया। यही उनकी वैचारिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा हथियार था। इतिहास गवाह है कि जब विद्वान शासकों के दरबार या उनके पैसे पर निर्भर होते हैं तो उनके फतवों और उनके विचारों पर राजनीतिक दबाव आना तय होता है। हाँ, क्योंकि जो पैसा दे रहा है उसी की बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल। खलीफा चाहता था कि अल-लैथ बगदाद आए ताकि सत्ता को उनकी विद्वता का फायदा मिले, एक तरह की धार्मिक वैधता मिले। लेकिन अल-लैथ को किसी शासक के खजाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका अपना खजाना ही काफी बड़ा था। सही कहा। उन्होंने विनम्रता से मिस्र में ही रहने का फैसला किया। इससे उनके फैसलों में एक ऐसी स्वतंत्रता आई जो दरबार के वेतनभोगी विद्वानों के पास कभी नहीं हो सकती थी। और ये स्वतंत्रता उनके एकेडमिक जीवन और उनके समकालीनों के साथ उनके रिश्तों ने भी बहुत गहराई से झलकती है। मदीना के इमाम मालिक के साथ उनका रिश्ता इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी केस स्टडी है। इन दोनों दिग्गजों के बीच लगभग 70 अलग-अलग कानूनी मुद्दों पर बहुत गहरे वैचारिक मतभेद थे। जी हाँ, न्याय शास्त्र के 70 बुनियादी मुद्दों पर असहमत होना कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ सतह की बहस नहीं थी, ये कानून को समझने के तरीके पर एक मौलिक मतभेद था। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि इन गहरे मतभेदों के बावजूद अल-लैथ हर साल इमाम मालिक को मिस्र से बहुत कीमती उपहार भेजते थे। ये आपसी सम्मान का एक बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है। मतलब आज के दौर में देखिए, सोशल मीडिया पर लोग एक छोटी सी बात पर असहमत होते हैं और एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। हाँ, सहिष्णुता तो जैसे खत्म ही हो गई है। और वहाँ 8वीं शताब्दी में वे 70 बड़े मुद्दों पर असहमत हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं कि एक दूसरे की आर्थिक मदद कर रहे हैं। इसी रिश्ते से जुड़ा एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्र हमारे स्रोत दस्तावेज का एक प्रमुख हिस्सा है। यह पत्र अल-लैथ ने इमाम मालिक को लिखा था। उस पत्र में क्या था? देखिए, इमाम मालिक की कार्यप्रणाली यह थी कि वे मदीना के लोगों की स्थानीय प्रथाओं को, जिसे अमल कहा जाता था, कानून का एक बहुत मजबूत स्रोत मानते थे। अच्छा। उनका तर्क था कि मदीना पैगंबर का शहर था, इसलिए वहाँ के लोग जो पीढ़ियों से कर रहे हैं वही सही कानून है। लेकिन अल-लैथ ने बड़ी दृढ़ता से इसका खंडन किया। जी। उन्होंने उस ऐतिहासिक पत्र में लिखा कि मदीना की स्थानीय प्रथाओं के बजाय प्रमाणित हदीसों को, यानी जो बातें स्पष्ट रूप से प्रलेखित हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनका तर्क बहुत तार्किक था। हाँ, उनका कहना था कि समाज की प्रथाएं समय के साथ सुविधाओं के हिसाब से बदल सकती हैं, जी, लेकिन जो प्रमाणित शब्द हैं वे कानून का अधिक विश्वसनीय आधार हैं। ये एक बहुत ही सम्मानजनक लेकिन तीखी बौद्धिक बहस थी। और यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। कैसे? क्योंकि इसी संदर्भ में इमाम शाफई का वो प्रसिद्ध कथन आता है जिसने इस पूरे शोध की नींव रखी है। शाफई ने कहा था कि अल-लैथ इमाम मालिक से अधिक ज्ञानी थे, लेकिन उनके छात्रों ने उन्हें व्यर्थ कर दिया। व्यर्थ कर दिया यानी उनके ज्ञान को सहेज कर नहीं रखा। हाँ, और यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इमाम शाफई, जो खुद इस्लामी न्याय शास्त्र के एक बहुत बड़े स्तंभ है, वे कह रहे हैं कि अल-लैथ का ज्ञान मालिक से ज्यादा था। ये कोई छोटा दावा नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इमाम मालिक का मजहब आज दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा माना जाता है और अल-लैथ का मजहब इतिहास की किताबों से पूरी तरह गायब हो गया? अब अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, क्या उनके तर्कों में कोई कमी थी? नहीं। स्रोतों का विश्लेषण इस सवाल का बहुत ही व्यवहारिक जवाब देता है। उनके विचार इसलिए नहीं मरे क्योंकि वो कमजोर थे, वे इसलिए मरे क्योंकि उन्हें बचाने के लिए कोई संस्थागत ढांचा नहीं था। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। बिल्कुल। इमाम मालिक के पास उनके छात्रों का एक बहुत मजबूत नेटवर्क था। उन्होंने मुवत्ता नाम की एक बहुत ही व्यवस्थित पुस्तक संकलित की थी, जिसे बाद में राज्य का संरक्षण भी मिला। राज्य का संरक्षण यानी सत्ता का समर्थन। वहीं दूसरी ओर
अल-लैथ के छात्रों ने ऐसा कोई लिखित दस्तावेज तैयार नहीं किया। एकदम सही। अगर आप अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से नहीं लिखेंगे, अगर आपके पास एक ऐसी टीम नहीं है जो आपके जाने के बाद आपके काम का प्रचार प्रसार करे, तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ, और अगर आपको राजनीतिक सत्ता का थोड़ा बहुत समर्थन नहीं मिलता, तो आप चाहे कितने भी बड़े जीनियस क्यों ना हो, आपके विचार समय के साथ मिट जाएंगे। ये तो आज के स्टार्टअप कल्चर जैसा ही है। मैं भी यही सोचने वाली थी। मतलब एक बेहतरीन प्रोडक्ट बिना अच्छी मार्केटिंग और निवेशकों के समर्थन के बाजार में नहीं टिक सकता। ये एक बहुत ही कड़वा सच है। खैर, जब हम उनके काम की बात कर रहे हैं तो हमें उस क्षेत्र में जाना होगा जहां अल-लैथ को सच में महारत हासिल थी, हदीस विज्ञान की जटिल दुनिया। वे सिर्फ बातों को आगे बढ़ाने वाले कोई ट्रांसमीटर नहीं थे, वे इस्नाद प्रणाली के बहुत कठोर समीक्षक थे। अब ये इस्नाद क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये सिर्फ यह कहना नहीं था कि मैंने उससे सुना, उसने उससे सुना। अगर आज के नजरिए से देखें तो ये एक तरह का 8वीं सदी का ब्लॉकचेन या बैकग्राउंड चेक सिस्टम था। बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे आज हम किसी खबर पर यकीन करने से पहले देखते हैं कि पत्रकार कौन है, उसकी संस्था कैसी है, क्या उनका कोई पुराना एजेंडा तो नहीं है। अल-लैथ ठीक यही काम ऐतिहासिक बयानों के साथ कर रहे थे। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है, बताइए। स्रोतों में इसका एक बहुत ही शानदार और याद रखने लायक उदाहरण दिया गया है, इब्न लहिया नाम के एक विद्वान की कहानी। हाँ, ये कहानी मुझे भी बहुत रोचक लगी। इब्न लहिया की एक बहुत ही विशाल लाइब्रेरी थी जिसमें अनगिनत हदीसें और ऐतिहासिक दस्तावेज थे। लेकिन एक दिन एक भयानक दुर्घटना हुई और उनकी पूरी लाइब्रेरी जलकर खाक हो गई। बाप रे, उनकी जिंदगी भर की कमाई राख बन गई। ये किसी भी अकादमिक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दुस्वप्न है। बिल्कुल। और इसके बाद जो हुआ वो डेटा साइंस के नजरिए से बहुत रोचक है। कैसे? क्योंकि किताबें जल गई थीं, इब्न लहिया को अपनी याददाश्त के सहारे लोगों को हदीसें बतानी पड़ी। उम्र और सदमे के कारण उनकी याददाश्त में गलतियां होने लगीं। जाहिर सी बात है, इंसान का दिमाग कंप्यूटर तो है नहीं। तो उस समय के जो अन्य हदीस समीक्षक थे, उन्होंने इब्न लहिया की बताई बातों को ज़ईफ यानी कमजोर या अविश्वसनीय मानना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ अल-लैथ का डेटा मैनेजमेंट काम आता है। सही कहा। समीक्षकों ने एक बहुत ही बारीक नियम बनाया। उन्होंने देखा कि अल-लैथ ने इब्न लहिया से हदीसें उस आग के लगने से पहले ही अपनी किताबों में लिख ली थी। तो वो डेटा सुरक्षित था? जी, इसलिए हदीस विज्ञान के जानकारों ने यह तय किया कि आमतौर पर इब्न लहिया की हदीसें कमजोर मानी जाएंगी, लेकिन अगर वे हदीसें अल-लैथ के माध्यम से आ रही हैं तो वे 100% प्रामाणिक हैं। ये कोई अंधी आस्था नहीं थी। ये दिखाता है कि 8वीं सदी का हदीस विज्ञान कितना उन्नत और कालानुक्रमिक रूप से सटीक था। क्रोनोलॉजिकल एक्यूरेसी। हाँ, उन्हें पता था कि किस साल किस महीने में आग लगी और कौन सा डेटा आग लगने से पहले का है और कौन सा बाद का है। ये सच में दिमाग को चकरा देने वाला है। बिल्कुल, उस समय में ऐसा रिकॉर्ड रखना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हमारा श्रोत केवल उनके काम की तारीफ नहीं करता, इसमें 100 वर्जित प्रश्नों का एक पूरा खंड है। टैबू क्वेश्चंस। हाँ, इस खंड में विभिन्न आधुनिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोणों से अल-लैथ और उनके समय के विज्ञान पर बहुत ही तीखे और असहज करने वाले सवाल उठाए गए हैं, और हमें इनका निष्पक्ष परीक्षण करना है। बिल्कुल। आइए इसके कुछ प्रमुख हिस्सों पर गौर करते हैं। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष और नास्तिक आलोचनाओं की बात करते हैं। इस खंड की शुरुआत इसी से होती है। जो सबसे बड़ा सवाल उठाया गया है वो ये है कि पैगंबर की मृत्यु और इन विद्वानों के काम के बीच लगभग 100 से 150 सालों का अंतर था। 150 साल, ये बहुत लंबा समय होता है। हाँ, और आधुनिक मनोविज्ञान और विज्ञान मानता है कि मानव स्मृति बहुत नाजुक होती है। तो सवाल ये है कि क्या 150 सालों तक मौखिक रूप से जानकारियों को सुरक्षित रखा जा सकता है? ये सवाल किसी के भी दिमाग में आएगा। मतलब हम बचपन में वो टेलीफोन गेम खेलते थे ना? हाँ, चाइनीज विस्पर्स, जहां एक कान में फुसफुसाई गई बात 10 लोगों के बाद पूरी तरह बदल जाती थी। तो क्या ये 150 साल का इतिहास भी बस सुनी सुनाई बातों का एक बड़ा सा टेलीफोन गेम नहीं था? शोध पत्र में इसका जो अकेडमिक बचाव दिया गया है वो बहुत दिलचस्प है। वे बताते हैं कि ये कोई टेलीफोन गेम नहीं था। तो फिर क्या था? ये एक समानांतर बहुस्तरीय क्रॉस चेकिंग सिस्टम था। 8वीं सदी के विद्वान केवल एक व्यक्ति की याददाश्त पर निर्भर नहीं थे। अच्छा, इसे थोड़ा और समझाइए। मान लीजिए मदीना का कोई व्यक्ति एक बात कह रहा है, तो वे उसी बात को यमन, सीरिया और इराक में रहने वाले उन लोगों से क्रॉस चेक करते थे जिनका आपस में कोई संपर्क नहीं था। हो, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। बिल्कुल।
अगर भौगोलिक रूप से अलग अलग जगह रहने वाले स्वतंत्र लोग बिल्कुल एक ही बात कह रहे हैं तभी उसे प्रामाणिक माना जाता था। ये एक बहुत ही जटिल नेटवर्क एनालिसिस था। ये तो सच में प्रभावशाली है। इसके बाद स्रोतों में नारीवादी और मानवाधिकार दृष्टिकोण से कुछ बहुत ही गंभीर सवाल उठाए गए हैं। और ये वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा बहस का विषय बनता है। हाँ। सवाल ये है कि क्या 8वीं सदी के एक पितृसत्तात्मक समाज में रहने वाले विद्वान द्वारा प्रमाणित कानून आज के आधुनिक मानवाधिकार मानकों पर खरे उतर सकते हैं? विशेष रूप से जब बात हुदूद यानी कठोर दंड की आती है, जैसे कोड़े मारना या पत्थर मारना। ये एक बहुत ही वैध आधुनिक आलोचना है, लेकिन ऐतिहासिक स्रोत इसका बचाव ये कहकर करते हैं कि हमें केवल दंड के नाम को नहीं बल्कि उसके व्यवहारिक अनुप्रयोग को देखना होगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जी। शास्त्रीय इस्लामी विद्वानों ने, जिनमें अल्लैथ की परंपरा भी शामिल थी, इन दंडों के लिए सबूतों के मानक इतने असंभव रूप से कड़े कर दिए थे कि वे व्यवहार में कभी लागू ही नहीं हो सकते थे। हाँ, जैसे व्यभिचार के मामले में स्रोत बताता है कि इसके लिए 4 ऐसे चश्मदीद गवाहों की जरूरत थी जिन्होंने अपराध को बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपनी आंखों से देखा हो, जो कि व्यवहारिक रूप से लगभग असंभव है। तो फिर इन कानूनों को रखने का फायदा ही क्या था? स्रोतों के अनुसार इन कठोर नियमों का असली उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं था, बल्कि इसे एक डराने वाले साधन के रूप में काम में लेना था, एक डिटरेंट की तरह। हाँ, ताकि समाज में सार्वजनिक नैतिकता बनी रहे। समझ गया। और जहां तक महिलाओं के अधिकारों की बात है, अल-लईथ का काम अपने समय के हिसाब से हैरान करने वाला था। अगर आप 8वीं सदी के यूरोप या अन्य सभ्यताओं को देखें तो महिलाओं के पास संपत्ति के अधिकार न के बराबर थे। सही बात है। लेकिन अल-लईथ ने महर यानी विवाह के समय पत्नी को मिलने वाली संपत्ति जिस पर केवल उसका हक होता है, और खुल यानी महिलाओं द्वारा कानूनी रूप से तलाक मांगने का अधिकार, इनसे जुड़ी कई महत्वपूर्ण हदीसें प्रेषित की। ये उस दौर के हिसाब से बेहद प्रगतिशील कदम थे। बहुत ज्यादा। इसके बाद एक और बड़ी आलोचना शिया और राजनीतिक दृष्टिकोण की तरफ से आती है। हाँ, ये भी एक जरूरी पहलू है। अक्सर इतिहास में यह सवाल उठता है कि क्या ये बड़े विद्वान तत्कालीन शासकों को खुश करने के लिए या उनके राजनीतिक एजेंडे को धार्मिक वैधता देने के लिए काम कर रहे थे? इस पर भी स्रोतों का विश्लेषण काफी साफ है। इतिहास में अल-लईथ के किसी भी ऐसे काम का प्रमाण नहीं मिलता जहां उन्होंने सत्ता के लिए अपनी विद्वता से समझौता किया हो। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की, उनकी भारी भरकम व्यक्तिगत संपत्ति और उनका अपनी ही शर्तों पर जीना उन्हें राजनीतिक एजेंडे से पूरी तरह अलग रखता था। उन्होंने अब्बासिद खलीफा का दरबारी बनने से साफ इनकार कर दिया था। वे किसी भी राजनीतिक धड़े के प्रचारक नहीं थे। यह स्ववर्जित प्रश्न हमें एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरी स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या? कि क्या प्राचीन विद्वानों का मूल्यांकन आज के आधुनिक मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए या उनके ऐतिहासिक संदर्भ के भीतर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप उन्हें आज के चश्मे से देखेंगे तो आपको कई बातें असहज कर सकती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें उनके ऐतिहासिक संदर्भ यानी 8वीं सदी के मिस्र में रखकर देखेंगे तो वे एक अत्यधिक तर्कसंगत, स्वतंत्र और परोपकारी व्यक्ति नजर आते हैं। स्रोतों का उद्देश्य ये नहीं है कि कोई एक पक्ष सही है, बल्कि ये दिखाना है कि ये दोनों ही नजरिए मौजूद हैं। और यही इतिहास का सबसे बड़ा सच है। हम अतीत का मूल्यांकन हमेशा अपने वर्तमान के चश्मे से करते हैं, जो कभी कभी बेमानी हो सकता है। सही कहा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आप किस संदर्भ में पूछ रहे हैं? मतलब हम आज इंफॉर्मेशन ओवरलोड की दुनिया में जी रहे हैं, जहां सोशल मीडिया पर हर सेकंड करोड़ों बाइट्स का डेटा पैदा हो रहा है। हमारे लिए अल-लईथ इब्न साद की ये कहानी क्यों मायने रखती है? मुझे लगता है कि ये हमें इतिहास का एक बहुत ही निर्मम सच हमारे सामने रखती है कि दुनिया में हमेशा सबसे अच्छे विचारों की जीत नहीं होती। बिल्कुल। इतिहास हमेशा उनका याद नहीं रखता जो सबसे ज्यादा ज्ञानी या योग्य होते हैं, बल्कि इतिहास अक्सर उन्हें याद रखता है जिनके विचारों को बेहतर तरीके से प्रलेखित किया गया, जिन्हें सही समय पर संस्थानगत ढांचा मिला और जिनका पीआर या नेटवर्किंग मजबूत थी। संस्थाओं और दस्तावेजों के बिना महानतम विचार भी हवा में वाष्पित हो जाते हैं। ये सच में एक कड़वा लेकिन जरूरी सबक है। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूँ जो शायद आपको एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर कर दें। वो क्या है? भले अल-लईथ इब्न साद का अपना मजहब पूरी तरह से विलुप्त हो गया, उनका नाम आम लोगों की जुबान से मिट गया, लेकिन उनके द्वारा परखी गई, प्रमाणित की गई और इब्न लहिया की आग लगने से पहले बचाई गई हदीसें
आज भी इस्लामी दुनिया की सबसे प्रामाणिक किताबों के मूल ढांचे में मजबूती से मौजूद हैं। जैसे कि बुखारी और मुस्लिम। बिल्कुल। यानी उनका प्रत्यक्ष नाम न सही, लेकिन उनका काम आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को परोक्ष रूप से दिशा दे रहा है। और यही वो बात है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज हमारे आधुनिक समाज में, हमारे विज्ञान में, हमारे कानूनों और मान्यताओं के बुनियादी ढांचे में ऐसे कितने ही अदृश्य और विस्मित जीनियस छिपे होंगे। ऐसे लोग जिनके नाम समय की धूल में इसलिए खो गए क्योंकि उनके पास सही पीआर, सही संस्था या राजनीतिक समर्थन नहीं था। हाँ, लेकिन उनके द्वारा खोजे गए महान विचार, उनके द्वारा स्थापित की गई नींव आज भी चुपचाप हमारी इस दुनिया को चला रही है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। तो अगली बार जब कोई स्थापित सच या नियम सामने आए, तो एक बार जरूर सोचिएगा कि उस नियम की नींव में किस गुमनाम जीनियस की मेहनत छुपी हो सकती है। सोचते रहिए।